मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारे जेवी एंड सीआईवी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग अपने एवीएम की यूनिट 27 को डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, ये जो यूनिट है ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जेवी की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप सीआईवी की प्रिपरेशन कर रहे हो। आपको ये वाला यूनिट दोनों में आपको हेल्प करेगा, आइदर फॉर प्रिपरेशन फॉर जेवी और सीआईवी। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोस्तों टॉपिक को शुरुआत करने से पहले आइए जरा देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक है जो कि हमें कवर करना है इस यूनिट में। सो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को समझेंगे, फिर हम लोग समझेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन कौन होते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बेसिक कंसेप्ट है जिसको यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में। फर्दर वी विल सी कि क्या क्या लीगल पोजीशन है रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग दोस्तों लीगल पोजीशन क्या क्या है ये हम लोग देखेंगे। देन फर्दर वी विल सी द बैलेंस शीट, एंड देन वी विल सी द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन वी विल सी फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो एंड इसके बाद दोस्तों, इसके बाद जो हमारा 9th टॉपिक है वो है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम लोग पर्पस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैंकर क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीअरेंज किया जाता है, और क्या क्या टेक्निक यूज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में। सो ये सभी हम लोग टॉपिक्स को पढ़ेंगे, एक टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियर करेंगे। ये आप देख सकते हैं, मैंने टॉपिक प्रिपेयर करके रखा है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, बिफोर बिगिनिंग दिस लेसन लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर प्लान्स फॉर अपकमिंग सीआईवी और जीआईवी एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं अपकमिंग सीआईवी 2023 का जो परीक्षा है, तो हमने अपना प्लान लॉन्च किया है अभी एग्जिस्टिंग बीएफएम और एवीएम और एचआरएम के लिए। एवीएम, बीएफएम और एचआरएम के लिए हमने प्लान लॉन्च किया है दोस्तों। तो यदि एवीएम बीएफएम की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो हमारा प्लान ए है, जिसमें आपको कंसोलिडेटेड प्लान है। इसके अंदर आपको पीडीएफ प्लस वीडियोस प्लस मॉक टेस्ट प्लस एमसीक्यूज प्लस क्विज, ठीक है। तो 4 चीज़ मिलता है आपको। पीडीएफ के अंदर थ्योरेटिकल पीडीएफ, एमसीक्यू पीडीएफ सेपरेट मिलेगा। वीडियोस में आपको थ्योरेटिकल वीडियोस, एमसीक्यूज वीडियो सेपरेट मिलेगा। मॉक टेस्ट आपको वीकली कंडक्ट कराया जाएगा और क्विज आपको डेली बेसिस पे टेलीग्राम पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि आपको प्लान में मिलेंगी। ये कंसोलिडेटेड प्लान है और इसका कॉस्ट रखा गया है ₹800 पर सब्जेक्ट, यानी कि आइदर एवीएम और बीएफएम। प्लान बी में दोस्तों आपको पीडीएफ मिलेगा, चाहे थ्योरेटिकल पीडीएफ हो चाहे वो एमसीक्यूज वाला पीडीएफ हो। यू विल गेट पीडीएफ एंड इट कॉस्ट ₹250। इफ यू वांट टू अवेल आइदर ऑफ दिस प्लान, please WhatsApp me on this number. I will let you know the detail regarding this plan. Now let us continue our today's session. नंबर आपके सामने है। Let us continue our today's session that is based on analysis of financial statement. So friends, let us introduce ourselves. तो सबसे पहले दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे दूं कि जब भी बैंक एक लोन प्रपोजल को कंसिडर करता है, ठीक है। देखिए, लोन प्रपोजल में आपको क्या क्या चाहिए। एक केवाईसी होना चाहिए, केवाईसी एस्पेक्ट को देखना है। एक आपको इंटीग्रिटी को देखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि जो बोरोवर है, जो लोन आपसे ले रहा है, उसकी फाइनेंशियल डिटेल क्या है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है फॉर गिविंग लोन, ओके, वाइल डूइंग द लोन प्रपोजल। तो ये जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, फाइनेंशियल डिटेल है, वो किसी पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करेगा कि लोन किस तरह का है, टाइप, लोन का टाइप क्या है। वो डिपेंड करेगा कि बोरोवर का टाइप क्या है, बोरोवर किस तरह का है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि लोन का पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए लोन लिया जा रहा है। मान लीजिए कि सिक्योरिटी बेस्ड लैंडिंग है, जैसे मान लीजिए कि आपने फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन दिया। किसके अगेंस्ट लोन दिया? एफडी के अगेंस्ट लोन दिया। आपने दोस्तों शेयर्स के अगेंस्ट लोन दिया। तो इन सभी केसेस में जहाँ पे आप सिक्योरिटी ऑलरेडी ले चुके हैं, वहाँ पे जरूरी नहीं है इस फाइनेंशियल डिटेल का। लेकिन अदर केसेस में जहाँ पे अनसिक्योर्ड है, वहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कुछ चीज़ों को कलेक्ट करना, फाइनेंशियल डिटेल कलेक्ट करना। अब फाइनेंशियल डिटेल में क्या क्या आता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से फाइनेंशियल डिटेल को कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जरूरी है वो है नेट वर्थ, यानी जो एप्लीकेंट है उसकी नेट वर्थ क्या है। दोस्तों ये सब तब जरूरी हो जाता है जब आप लोन का प्रपोजल दे रहे हैं, बना रहे हैं और आपने सिक्योरिटी नहीं ले रखा है, तो नेटवर्थ बोरोवर का कितना है। तो नेटवर्थ कैसे पता करेंगे कि बोरोवर का जो एसेट है और उसकी जो लायबिलिटीज़ है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो उसका नेटवर्थ होता है। अब ये तो हमने एक इंडिविजुअल के बारे में कहा। किसके बारे में कहा दोस्तों? इंडिविजुअल के बारे में। यदि मान लीजिए कि कोई कंपनीज है, कोई बिजनेस एंटिटीज़ है,
या कोई पार्टनरशिप फंड है, कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो उस केस के लिए दोस्तों इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है इन सभी कंपनीज का, उसमें एसेट और लायबिलिटीज को इक्वल शो किया जाता है, ठीक है, और इसका नेटवर्थ को ऐड किया जाता है लायबिलिटी में, ठीक है, क्योंकि इस बात को माना जाता है कि दिस इज द अमाउंट पेबल टू द प्रमोटर बाय द बिजनेस एंटिटी, यानी उस एंटिटी के जो प्रमोटर्स हैं, ठीक है, उसको ये कंपनी, उसको ये बिजनेस एंटिटी कितना अमाउंट दे रही है, वही उसका नेटवर्थ होता है, ठीक है। तो इससे नेटवर्थ से आप ये पता कर पाते हैं कि उसकी एक्टिविटी की लेवल क्या है, ठीक है, और कितना अमाउंट ऑफ मनी उसे दिया जा सकता है। तो नेटवर्थ सबसे पहला एक फाइनेंशियल डिटेल होता है जो कि जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। बोरोवर के लिए ये एसेट और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस होता है, और जो बिजनेस एंटिटीज होते हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट और लायबिलिटी को बराबर दिखाया जाता है, क्योंकि बिजनेस को सेपरेट लीगल एंटिटी कहा जाता है, और बिजनेस के केस में जो नेटवर्थ होता है वो उनके लायबिलिटीज़ में जोड़ा जाता है, ठीक है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे दोस्तों, बिजनेस के केस में लायबिलिटीज़ में नेटवर्थ को जोड़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि नेटवर्थ वो अमाउंट होता है जो कि अब वो बिजनेस एंटिटी अपने प्रमोटर्स को देती है, ठीक है। दूसरा फाइनेंशियल डिटेल है रिपेमेंट कैपेसिटी, यानी ये जो बोरोवर है वो कितना रिपे कर सकते हैं, उनकी क्षमता क्या है रिपेमेंट की, ठीक है। तो इंडिविजुअल के केस में बैंक क्या करती है, उनके इनकम लेती है, जैसे उनके सैलरी लेती है, ठीक है, उनके इंटरेस्ट इनकम लेती है, फिर उनके डिविडेंड लेती है, ये सभी डिटेल लेती है, ठीक है, उनको लाभांश कितना मिल रहा है, ये इंडिविजुअल के केस में, ठीक है, और उनको उनकी एक्सपेंडिचर भी लेती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि उनका कोई अभी एग्जिस्टिंग बोरोइंग है जहाँ से उन्होंने लोन ले रखा है, उसका रिपेमेंट कैसा है, ठीक है, और यदि बिजनेस इंटरप्राइज है तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये डाटा मिलता है कि उनकी रिपेमेंट कैपेसिटी कितनी है। तो दूसरा फाइनेंशियल डिटेल जो कि बैंक को चाहिए अनसिक्योर्ड लोन के केस में वो है हमारा रिपेमेंट कैपेसिटी। तीसरा है दोस्तों वो है वायबिलिटी, तीसरा जो फाइनेंशियल डिटेल चाहिए वो है वायबिलिटी। तो बैंक का जो लोन है वो हो सकता है कि किसी बोरोवर के लिए अर्निंग बढ़ाए या ना बढ़ाए। जैसे मान लीजिए कि लोन आपने दिया है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए, तो वो इनकम को तो बढ़ाएगा नहीं, लेकिन मान लीजिए आपने होम लोन के लिए लोन दिया है तो उससे क्या होगा कि उनका इनकम बढ़ेगा, रेंट अब उन्हें नहीं देना पड़ेगा, या उनका रेंट सेव करेगा तो एक्सपेंडिचर घट जाएगा उनका। तो ये तो वायबिलिटी देखना है आपको कि क्या बैंक का लोन बोरोवर के लिए इनकम बढ़ा रहा है या उनको बढ़ा नहीं रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया कि ड्यूरेबल के लिए मान लीजिए आपने लोन दिया है, तो ये तो बढ़ाएगा नहीं कंज्यूमर के इनकम को और ना ही घटाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने होम लोन दिया है तो होम लोन से फायदा ये होगा कंज्यूमर को कि अभी जो वो रेंट दे रहे हैं वो आप नहीं देंगे तो उनका एक्सपेंडिचर बचेगा। तो ये तो मैंने आपको बताया बोरोवर के केस में, सिंगल बोरोवर के केस में, सिंगल इंडिविजुअल के केस में। लेकिन यदि दोस्तों यदि बिजनेस इंटरप्राइज हो तो उस केस में बैंक लोन दिया जाता है इनकम लेवल को बढ़ाने के लिए। कंज्यूमर में इस सिंगल इंडिविजुअल के लिए आप लोन दे सकते हैं, ना इनकम बढ़े या इनकम घटे उस केस में दिया जा सकता है, लेकिन ठीक है, लेकिन बिजनेस एंटिटी को यदि आप लोन दे रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि उसका इनकम बढ़ना चाहिए, ठीक है। आप उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड को देखेंगे और फिर एसेस करेंगे कि क्या इस लोन से उनका एक्टिविटी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा या नहीं होगा। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी होती है। फिर फोर्थ चीज़ है दोस्तों कि अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज़ की अवेलेबिलिटी। अब ये दोस्तों ये अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज़ क्या होता है, ठीक है, तो ये भी फाइनेंशियल डिटेल लेनी होती है, अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज़। तो इंडिविजुअल के केस में जहाँ पे कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है उनके फाइनेंशियल पोजीशन का, तो बैंक क्वेश्चन पूछती है कि उनके एसेट कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, एग्जिस्टिंग यदि मान लीजिए कोई लोन चल रहा है तो उनका टर्म ऑफ रिपेमेंट क्या है, क्यों लोन लिया जा रहा है, क्या यूज है लोन का, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन पूछती है। मान लीजिए कोई और एप्लीकेंट है तो ऐसा इन्फॉर्मेशन जो है नॉर्मली अवेलेबल होता है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, प्रिपरेशन एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको चार चीज़ बताए, चार फाइनेंशियल डिटेल बताए। यदि आप अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको चार फाइनेंशियल डिटेल लेना पड़ेगा। पहला क्या बताया था आपको, नेटवर्थ, एप्लीकेंट का नेटवर्थ क्या है। इंडिविजुअल के केस में एसेट और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस हमारा नेटवर्थ होता है, और बिजनेस एंटिटी के केस में बिजनेस एंटिटी अपने प्रमोटर को कितना पैसा दे रहा है वो उसका नेटवर्थ होता है। दूसरे केस में मैंने आपको बताया रिपेमेंट कैपेसिटी, उसकी क्षमता कितनी है रिपेमेंट कैपेसिटी की, तो ये उसके सैलरी स्टेटमेंट से, इनकम से, अभी जो एग्जिस्टिंग लोन है उसके रिपेमेंट से ये सभी पता चलता है। वायबिलिटी
तीसरा आपको डिटेल बताया वायबिलिटी, यानी कि आपको ये देखना होगा कि क्या वो लोन देने से उस पार्टिकुलर ये एप्लीकेंट का, लोन एप्लीकेंट का, बोरोवर का उसका इनकम बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, क्या उसका एक्सपेंडिचर घट रहा है, तो ये आपको देखना है। और कंपनी के केस में तो लोन देने से उसका इनकम बढ़ना चाहिए। और हमने लास्ट बताया अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटी की अवेलेबिलिटी, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, तब अब जाके आप लोन सैंक्शन करते हैं। चलिए अब दोस्तों हम लोग, आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि आखिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस, वी हैव डिस्कस द इंट्रोडक्शन, नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट 2013 में एज पर सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 40, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस शीट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, उसके बाद दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटीज आते हैं, एक्सप्लानेटरी नोट्स आते हैं। तो याद रखिएगा दीज आर ऑल इंक्लूडेड अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग पहले बैलेंस शीट की, क्योंकि पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने देखा है बैलेंस शीट, फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे भी आएंगे, देन वी विल कंसीडर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑल्सो। नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट आखिर होता क्या है दोस्तों? बैलेंस शीट एक ऐसा शीट है जो कि बैलेंस है, एक साइड में आपके पास लायबिलिटीज होगा और दूसरे साइड में आपके पास एसेट होगा, ठीक है। बैलेंस शीट आपको बताता है कि एसेट और लायबिलिटी की पोजीशन क्या है, एक पार्टिकुलर कंपनी की एसेट एंड लायबिलिटी की पोजीशन क्या है एक पार्टिकुलर डेट पे। यानी मान लीजिए किसी पार्टिकुलर डेट पे आपको पता करना है कि कंपनीज की एसेट कितनी है, कंपनीज की लायबिलिटीज कितनी है, तो आप बैलेंस शीट का हेल्प ले सकते हैं और उस पार्टिकुलर डेट पे उस कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ या फाइनेंशियल पोजीशन भी आप पता कर सकते हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन देखिए दोस्तों, ये जो पार्टिकुलर लेक्चर है दिस इज वैलिड, दिस विल हेल्प फॉर बोथ जेआईबी एज वेल एज सीआईबी एस्पिरेंट, सो प्लीज कीप लिस्टिंग with utmost dedication, we will cover everything. Okay, so now basic accounting equation, तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो लायबिलिटीज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्थ में ऐड करते हैं, तो वो कैपिटल एक तरह का नेटवर्थ है, तो खासकर ये किसके लिए, बिजनेस एंटिटीज के लिए। अब दोस्तों कैपिटल का भी दो पार्ट होता है, लायबिलिटीज का भी दो पार्ट होता है, एसेट का भी दो पार्ट होता है। लायबिलिटीज में आपका करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, एसेट में आपका करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। कैपिटल में दोस्तों हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, शेयर कैपिटल और भी एक तरह का कैपिटल होता है। सो दिस आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल, बट दिस बेसिक इक्वेशन रिमेन एज फॉरएवर, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। ओके, नाउ अब दोस्तों ये हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, उसका सेक्शन 29 सब सेक्शन 1, इसमें कहा गया है कि जितने भी बैंक्स हैं उनको अपना एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, और ये फॉर्मेट जो है शेड्यूल 3 ऑफ BR एक्ट 1949 में दिया गया है, ठीक है। तो ये एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग है कि सभी बैंकों को अपना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, और ये शेड्यूल 3 में लिखा गया है। अब दोस्तों दो फॉर्म होता है, एक होता है फॉर्म ए और एक होता है हमारा फॉर्म बी। फॉर्म ए के अंदर बैलेंस शीट दिखाया जाता है, फॉर्म बी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट दिखाया जाता है। अब एक और बात है दोस्तों कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये जो है हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है, यानी कंपनीज एक्ट 2013 है, इसका शेड्यूल 3 के रिक्वायरमेंट से भी कंप्लाई होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक तो हमने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बताया आपको, एक और है दोस्तों कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 का जो शेड्यूल नंबर 3 है उसको भी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्लाई करना है, इसका भी जो नियम है इसको फॉलो करना है। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसा नियम है, कुछ ऐसा रूल्स है, कुछ ऐसा रेगुलेशन है जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो, दैट मीन्स कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कुछ और कर रहा है, कंपनीज एक्ट कुछ और कर रहा है, तो मतलब इनकन्सिस्टेंट हो, तो वहाँ पे दोस्तों जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कर रहा है वही फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन कौन होते हैं, हु आर द यूजर्स। तो पहला तो बैंकर है ही, बैंकर को तो यूज करना ही है। उसके अलावा दोस्तों दूसरे क्रेडिटर हो सकते हैं, दूसरे लैंडर हो सकते हैं जो कि यूज कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उस पार्टिकुलर फर्म में, वो बैलेंस शीट को यूज कर सकते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। तीसरा हो सकते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज भी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करती है। चौथा हो सकता है दोस्तों रेटिंग एजेंसीज, आपने CRA के बारे में, कस्टमर रेटिंग एजेंसीज बहुत सारे होते हैं, वो भी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं।
फिर एम्प्लॉयज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। फिर जनरल पब्लिक यूज़ कर सकती है, एनालिसिस के लिए यूज किया जा सकता है। तो बहुत ही यूज है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब दोस्तों तो दो रूल तो मैंने आपको बताया, एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बताया, एक कंपनीज एक्ट 2013 बताया। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दोनों रूल को कंप्लाई करना है। लेकिन इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट की जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो कि कंपनीज एक्ट के द्वारा इशू की गई है, उसे भी फॉलो करना है। और सेबी का जो लिस्टिंग रेगुलेशन है और ICAI का गाइडलाइन है, इसे ही फॉलो करना है। तो ये सभी रेगुलेशंस है जो कि डाला गया है इस पर। अब आगे हम लोग बात करते हैं फॉर्मेट। हाँ, अब दोस्तों शेड्यूल 3 तो मैंने आपको बताया, शेड्यूल 3 के अंतर्गत पार्ट ए पार्ट बी में फॉर्मेट दी गई है। तो फॉर्मेट देखिए कैसा है। तो सबसे पहला आता है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था ना कि बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। आपको मैंने बताया था कि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट, यही बताया था ना, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमारा इक्विटीज एंड लायबिलिटीज है, ये कैपिटल है, कैपिटल इक्विटी एक ही चीज़ होता है। तो ये हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन है, और राइट वाले पोर्शन को हम लोग, ये जो इक्वेशन है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका एक टेबल यहाँ पे है, और इसका जो राइट हैंड साइड का टेबल है वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये हमारा राइट हैंड साइड का टेबल है, और दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ में क्या क्या आता है। तो सबसे पहला कंटेंट है वो है शेयर होल्डर्स कैपिटल। क्या है दोस्तों, शेयर होल्डर्स कैपिटल। तो शेयर होल्डर कैपिटल के अंदर हमारा शेयर कैपिटल आता है। मैं आपको पार्ट ए पार्ट बी दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये हमारा फॉर्म ए है, ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्म है, और एक हमारा फॉर्म बी होता है जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। तो फॉर्म ए के अंदर कैपिटल एंड लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या आता है, कैपिटल आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, डिपॉजिट्स आता है, बोरोइंग्स आता है, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन आता है। तो इसको याद करने का एक तरीका है दोस्तों, जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। So to remember this, there is a proverb that you can use to remember this thing. So let me tell you that proverb. So capital and liabilities को याद करना है तो देखिए, यहाँ से आप C ले लीजिए, यहाँ से आप रिजर्व से R ले लीजिए, यहाँ से D ले लीजिए, यहाँ से बोरोइंग से B ले लीजिए, और यहाँ से आप ले लीजिए O। तो CRDBO तो एक नेमोनिक है जिसे आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। मैं आपको नेमोनिक बताता हूँ। सो नेमोनिक है दोस्तों कैन, रामू, धोबी, बाई, ऑरेंज। तो दोस्तों ये नेमोनिक है जिसे आप CRDBO याद कर सकते हैं। देखिए, कैन का C ले लीजिए यानी कैपिटल हो गया, रामू का R ले लीजिए यानी रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, धोबी का D ले लीजिए यानी डिपॉजिट हो गया, बाई का B ले लीजिए यानी बोरोइंग हो गया, और ओ का आप ऑरेंज का O ले लीजिए ताकि अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस आ गया। तो इस प्रकार से आप कैपिटल्स एंड लायबिलिटीज के अंदर जो कंटेंट है वो आप याद कर सकते हैं। मैं फिर से बताता हूँ, कैन, रामू, धोबी, बाई, ऑरेंज, कैपिटल, रिजर्व, डिपॉजिट्स, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। उम्मीद है दोस्तों आपको ये याद रहेगा, ठीक है। तो कैपिटल हमारा शेड्यूल 1 में है, रिजर्व सरप्लस शेड्यूल 2 में है, डिपॉजिट शेड्यूल 3 में है, बोरोइंग शेड्यूल 4 में है, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन शेड्यूल 5 में है। So these are parts of our left hand side of the equation which includes capital and liability. कैन, रामू, धोबी, बाई, ऑरेंज। चलिए अब हम लोग जरा एसेट्स की बात करते हैं। तो एसेट्स की यदि हम बात करें तो एसेट्स के अंदर क्या क्या आएगा हमारा, व्हाट आर थिंग्स विच आर इंक्लूडेड अंडर एसेट। सो फर्स्ट थिंग इज कैश एंड बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड इज बैलेंस विद बैंक एंड मनी एंड कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट, एडवांस, फिक्स्ड एसेट, अदर एसेट, टोटल। चलिए तो ये टोटल करते हैं हम लोग। तो एसेट को यदि आपको याद रखना है तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, सी यहाँ से आ गया, बी यहाँ से आ गया, आई यहाँ से आ गया, फिर ए आ गया, फिर आपका उसके बाद आ गया एफ और ओ। तो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई अगेंस्ट फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन। इसको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, आप हमेशा के लिए इसको याद कर सकते हैं। सीबीआई अगेंस्ट फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, आपको रटने का कोई जरूरत नहीं है, निमोनिक से याद कर लीजिए। देखिए सीबीआई में से सी ले लीजिए, सी से हो गया कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, बी से हो गया बैलेंस विद बैंक, ठीक है, आई से हो गया आपने इन्वेस्टमेंट जो कर रखा है, अगेंस्ट का ए ले लीजिए, ए से हो गया आपका एडवांस जो लोन दे रखा है वो भी आपका एसेट है, ठीक है। फिर एफ से हो गया, फ्रॉड का एफ ले लीजिए, इससे हो गया फिक्स एसेट, ऑर्गेनाइजेशन का ओ ले लीजिए, इससे हो गया आपका अदर एसेट। तो सीबीआई अगेंस्ट फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन ये आपके एसेट्स का पार्ट है। और कैन, रामू, धोबी, बाई, ऑरेंजेस
तो कैपिटल, रिजर्व, डिपॉजिट्स, बोरोइंग और अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, दीज आर कैपिटल एंड लायबिलिटी पार्ट। उम्मीद है दोस्तों आपको ये याद हो गया होगा। तो ये हमारा पार्ट फॉर्मे के अंदर क्या आता है, हमारा बैलेंस शीट आता है। इसके फुटनोट में आप एक चीज नोटिस करेंगे, तो यहाँ पे कंटिजेंट लायबिलिटीज दिया गया है। तो कंटिजेंट लायबिलिटीज को हम लोग हमेशा फुटनोट में ही दिखाते हैं, किसी भी बैलेंस शीट के फुटनोट में कंटिजेंट लायबिलिटी दिखाते हैं। आप यहाँ पे जो कॉलम देख रहे हैं दोस्तों, ये करंट ईयर का डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पे प्रीवियस ईयर का डिस्क्रिप्शन है। तो इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी इस साल में इस साल का क्या फिगर है और पिछले साल का क्या फिगर था, उसको हम लोग इस पार्टिकुलर कॉलम में नोटिस करते हैं। यानी इस साल कैपिटल कितना है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है। अब दोस्तों ये कैपिटल होता क्या है, कितने तरह का कैपिटल होता है, रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वी विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, सो उम्मीद है दोस्तों आपको निमोनिक भी याद हो गया होगा और तरीका भी याद हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग फॉर्म बी की। तो दोस्तों फॉर्म बी में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग इनकम को दिखाते हैं। इनकम के अंदर इंटरेस्ट इनकम दिखाते हैं, अदर इनकम दिखाते हैं, फिर इसका टोटल करते हैं। फिर हम लोग एक्सपेंडिचर के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर देखते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखते हैं, प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज देखते हैं, क्योंकि प्रोविजन हमारा एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होता है। फिर टोटल करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकाल, देखिए इनकम निकाल लिया हमने, एक्सपेंडिचर निकाल लिया हमने, और इसके सामने स्केड्यूल भी लिखा हुआ है, किस स्केड्यूल का पार्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर और प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने कैरी फॉरवर्ड किया है, ठीक है। तो आप फिर टोटल निकालते हैं। तो एप्रोप्रिएशन भी दिया जाता है दोस्तों इसमें। एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर टू, इसके अंदर दो पार्ट है, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ट्रांसफर टू अदर रिजर्व, ट्रांसफर टू गवर्नमेंट प्रपोज डिविडेंड, और बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट। तो जो बैलेंस रहता है उसको बैलेंस शीट में कैरी करते हैं। हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। सो फॉर द टाइम बीइंग लेट अस सी द पार्ट 1। पहले हम लोग दोस्तों इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में जो आपको मैंने बताया, शेयर होल्डर फंड में कैपिटल आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा, ठीक है। फिर इसका सेकंड पार्ट है शेयर एप्लीकेंट मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो देखिए कैपिटल का दो पार्ट हो गया, एक हो गया शेयर होल्डर फंड और एक हो गया शेयर एप्लीकेशन मनी, ठीक है, पेंडिंग अलॉटमेंट। अब ये तो कैपिटल का पार्ट हो गया। अभी मैंने आपको बताया था CRDBO कैपिटल रिजर्व्स, तो ये हमारा हो गया कैपिटल का पार्ट। अच्छा, उसके बाद यदि हम बात करें लायबिलिटीज की, तो लायबिलिटीज में दोस्तों एक होता है हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज और एक होता है हमारा करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज में दोस्तों आपको मैंने बताया था कि बोरोइंग्स आ जाएंगे, ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आ जाएंगे, ठीक है। ये सब हमारे नॉन करेंट लायबिलिटीज हैं। और जैसे कि आपने डी से डिपॉजिट देखा था, बी से बोरोइंग देखा था, उसे अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन देखा था। तो करंट लायबिलिटीज का क्या पार्ट है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग को आप लेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग को लेंगे आप करंट लायबिलिटीज में। फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, व्हाट इज दिस, उसको हम लोग नॉन करंट बोरोइंग में लेंगे। फिर अदर करंट लायबिलिटी, OCL जो है वो हमारा करंट लायबिलिटीज का पार्ट होगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है वो करंट लायबिलिटीज का पार्ट होगा और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है वो नॉन करंट लायबिलिटीज का पार्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा डिटेल डिस्क्रिप्शन है किसका, कैपिटल वाले पार्ट का, लेफ्ट हैंड साइड का। अब जरा एसेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एसेट के बारे में आपको बताया था ना, निमोनिक क्या बताया था, याद कीजिए आप। निमोनिक मैंने आप लोगों का वही बताया था, CBI अगेंस्ट फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन। तो CBI से क्या होता है दोस्तों, RBI के पास जो पैसा डिपॉजिट है, बैंक के पास जो पैसा डिपॉजिट है, इन्वेस्टमेंट जो आपका है, देखिए यहाँ है ना इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग करंट एसेट में लिखते हैं। तो उसी तरह एसेट का भी दो पार्ट है, एक होता है हमारा करंट एसेट और एक होता है हमारा नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट को फर्दर फिक्स एसेट में डिवाइड किया जाता है और उसके अलावा आपका फिक्स एसेट में ये सब पार्ट आता है। फिर एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आता है। इन्वेस्टमेंट भी दो तरह का होता है, करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर डेफर्ड टैक्स एसेट आता है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस आता है। तो ये सब हमारे नॉन करंट एसेट में आएगा। और करंट एसेट के अंदर आपका करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका इसमें आएगा ये अदर करंट एसेट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। अगेंस्ट का आपको ये पता होगा, एडवांस होता है, ठीक है। तो ये सब दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ आवर एसेट एंड लायबिलिटीज। अब दोस्तों ये सब पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, फिक्स एसेट, अदर एसेट। नाउ लेट अस डिस्कस स्केड्यूल 1 कैपिटल। अब दोस्तों अब हम लोग पहले कैपिटल के बारे में बात करते हैं। जो पॉइंट अभी मैंने आपको कैपिटल के बारे में बताया
सो लेट अस डिस्कस कैपिटल। तो कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है वो जरा देखते हैं। तो सबसे पहला आता है ऑथराइज कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल का मीनिंग क्या है दोस्तों कि मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथराइज टू रेज, यानी मैक्सिमम कैपिटल जो कि एक पार्टिकुलर कंपनी रेज कर सके उसे हम लोग कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। मतलब एक कैपिटल होगी ना जो कि एक कंपनी मैक्सिमम जितना रेज कर सकती है, उसका जो अपर लिमिट है उसे कहते हैं हम लोग ऑथराइज कैपिटल। दूसरा होता है हमारा इशू कैपिटल। इशू कैपिटल का मतलब मान लीजिए कि 80 लाख का कैपिटल है जो कि इसकी क्षमता है, इसको मैक्सिमम लिमिट दिया गया है, इसके ऊपर का कैपिटल ये रेज नहीं कर सकती, ठीक है, एज पर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन, एज पर सेबी रेस्ट्रिक्शन। ओके, नाउ इशूड कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल कितना रेज किया, ऐसा तो है नहीं कि 80 का 80 लाख का कैपिटल ये रेज कर देगी। मतलब इशू समझ रहे हैं ना, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओ के द्वारा वो कैपिटल रेज करेगी, वो पब्लिक को बोलेगी कि आप मेरे शेयर को खरीदें, राइट। तो एक्चुअल तो इसका लिमिट था 80 लाख का, हो सकता है कि इसने 60 लाख ही रेज किया, तो ये जो 60 लाख है ये इसका इशूड कैपिटल होगा। तो याद रखिएगा कि जो इशूड कैपिटल होता है वो हमेशा ऑथराइज कैपिटल से कम होता है या बराबर हो सकता है। तीसरा चीज है सब्सक्राइब कैपिटल। अब देखिए 60 लाख का कैपिटल तो इसने मार्केट में दे दिया आईपीओ के फॉर्म में। अब जरूरी थोड़ी है कि जितने भी लोग हैं वो पूरा का पूरा 60 लाख को सब्सक्राइब कर लें, हो सकता है कि 50 लाख को ही सब्सक्राइब करें, मतलब 50 लाख का ही कैपिटल हो सकता है इसका सब्सक्रिप्शन में जाए। सब्सक्रिप्शन मतलब कितने लोगों ने कितना कैपिटल लोगों ने इसका लिया, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल। तो द कैपिटल दैट पीपल हैज सब्सक्राइब्ड। ओके, तो ये कहलाता है दोस्तों हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। उसके बाद आता है कॉल अप कैपिटल। अब दोस्तों कॉल अप कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि जितना कैपिटल इसने लोगों ने सब्सक्राइब किया, ऐसा तो है नहीं कि एक समय पे सारा का सारा कैपिटल ये डिमांड करे बैंक या कोई कंपनी, ठीक है। हो सकता है कि एक समय पे वो 30 लाख ही कैपिटल डिमांड करे कि नहीं अभी मुझे 30 लाख का ही जरूरत है, 20 लाख हम बाद में रेज करेंगे, ठीक है। तो ये कहलाता है कॉल अप कैपिटल, यानी कितना कैपिटल को इसने कॉल किया। और लास्ट टर्म आता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कुछ, आप देखिए ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर गए, है ना, जब समय आया पैसा देने का तो उन्होंने दिया ही नहीं, वो बोले कि नहीं हम शेयर का पैसा नहीं देंगे। तो जो एक्चुअल अमाउंट डिमांड किया गया बैंक के द्वारा वो कहलाता है पेड अप कैपिटल। हो सकता है ये 20 लाख ही हो, 10 लाख ही हो, तो ये चीज़ है। तो यही होता है हमारा शेयर कैपिटल। तो मैंने आपको अलग अलग टाइप का कैपिटल बताया, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ऑथराइज कैपिटल बताया, फिर आपको तो जो लोग क्रेडिट एनालिस्ट होते हैं, क्रेडिट के एनालिसिस करते हैं किसी पार्टिकुलर फर्म को, तो उनको रिक्वायरमेंट होती है ये सभी डाटा की, एक पार्टिकुलर फर्म की ऑथराइज कैपिटल कितनी है, इशूड कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, कॉल अप कैपिटल कितनी है, पेड अप कैपिटल कितनी है, कैसे उनको जरूरत पड़ता है मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ऑथराइज कैपिटल उनकी है 80 लाख का, ठीक है, 80 लाख की कैपेसिटी है, लेकिन लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं मात्र 30 लाख, ठीक है, तो उनकी क्रेडिट वर्दिनेस को शो कर रहा है। फिर दूसरा चीज मान लीजिए कि लोगों ने सब्सक्राइब किया 30 लाख का, लेकिन जो पेड अप कैपिटल है वो मात्र है 5 लाख का। मतलब डिफॉल्ट कितने लोग कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि लिया तो सब्सक्राइब तो किया 30 लाख का, लेकिन जो पैसा देने वाले हैं वो मात्र 5 लाख दे रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि वो उसकी डिफॉल्ट कितनी है, डिफॉल्ट कैटेगरी कितनी है। तो जो क्रेडिट एनालिस्ट होते हैं, जो क्रेडिट देते हैं, जो लोन देते हैं, तो इस फाइनेंशियल डिटेल का यूज करते हैं किसी भी पार्टिकुलर कंपनी के लिए, ठीक है। शेयर कैपिटल कितनी है, ठीक है। तो आपको उम्मीद है दोस्तों क्रेडिट एनालिस्ट के पर्सपेक्टिव में ये समझ में आ गया होगा कि हाउ मच इंपॉर्टेंस आर दिस कैपिटल। So if you know for a company what it is authorized capital, what is issued capital, so this will help, okay, for credit analysis. Now the second schedule number 2 is regarding reserves and surplus. दोस्तों आइए हम लोग डिटेल में समझते हैं रिजर्व क्या है, सरप्लस क्या है, प्रोविजन क्या है और फंड क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों रिजर्व सरप्लस के बारे में हम लोग बात करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बताया था, तो एक होता है दोस्तों हमारा ग्रॉस प्रोविजन, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको डिफरेंस बताता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व्स। सो दोस्तों एक होता है हमारा ग्रॉस प्रोविजन और एक होता है जब हम लोग उसे प्रोविजनिंग कर लेते हैं, ठीक है। ग्रॉस प्रोविजन नॉट प्रोविजन, लेट मी करेक्ट इट, सो लेट मी करेक्ट दिस इज नॉट ग्रॉस प्रोविजन, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये किसी फर्म का अपना एक ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ठीक है, और दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। और एक होता है दोस्तों हमारा नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से यदि वो प्रोविजनिंग को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है तो वो आता है हमारा नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट के बाद आता है दोस्तों हमारा रिजर्व।
अब दोस्तों रिजर्व क्या होता है कि एक पार्टिकुलर फर्म को, ठीक है, वो तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। रिजर्व का दो पार्ट होता है। तो रिजर्व जो होता है वो प्रॉफिट के बाद का मैटर है। देखिए इसके डेफिनेशन को पढ़िए, एन अमाउंट क्रिएटेड आउट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज पोस्ट प्रॉफिट मैटर। मतलब आपने प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन से जो अमाउंट क्रिएट किया है वो कहलाता है हमारा रिजर्व। ओके, सो आफ्टर प्रॉफिट दिस इज पोस्ट प्रॉफिट मैटर, याद रखिएगा, ठीक है। सो ये तो रिजर्व है। प्रोविजन का मीनिंग क्या है दोस्तों? प्रोविजन का मीनिंग क्या है दोस्तों? एन अमाउंट विच इज एक्सपेंस एंड चार्ज टू प्रॉफिट, प्रॉफिट पे जो अमाउंट चार्ज किया है, जैसे आपने ग्रॉस प्रॉफिट में प्रोविजन को घटाया, ठीक है, ये प्री प्रॉफिट मैटर है, और रिजर्व पोस्ट प्रॉफिट मैटर है। ये क्रिएट किया जाता है ताकि हम लोग फ्यूचर नॉन लायबिलिटीज को टेक केयर कर सकें, जिसका अमाउंट आप अभी असर्टेन नहीं कर सकते। कुछ ऐसी लायबिलिटीज हैं, ठीक है, जो कि फ्यूचर में हमें पता है कि ये हमें, इसके लिए हमें पेड अप करना पड़ेगा, लेकिन हमें पता है, एग्जैक्ट पता नहीं है कितना अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन में डाल देते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है कि हाँ ये खर्च हमको आने वाला है, आगे समय में आने वाला है, लेकिन आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, तो आपने क्या किया कि उसे प्रोविजनिंग में डाल दिया। लेकिन जब वो प्रोविजनिंग हो जाता है, जब आपको एक्चुअल खर्चा हो जाता है, जब आपका एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो आप उसे लायबिलिटी वाले पोर्शन में डाल देते हैं, राइट। तो वो हमारा प्री प्रॉफिट मैटर है, क्योंकि अल्टीमेटली वो तो आपका एक्सपेंस ही तो है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में तो माइनस ही करना पड़ेगा। तो प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस क्लियर है आपको? रिजर्व जो है जब आपको नेट प्रॉफिट निकल गया उसके बाद का चीज है, ठीक है, उसके बाद आप एक अमाउंट क्रिएट कर रहे हैं प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन के लिए, वो हमारा रिजर्व कहलाता है। और प्रोविजन क्या होता है कि आपने जब ग्रॉस प्रॉफिट निकाला तो उसमें आपने देखा कि हाँ कुछ पैसा ऐसा है जिसका एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता नहीं है, लेकिन खर्चा हमको होगा, तो आपने क्या किया कि उसको नाम दे दिया प्रोविजन, और जब आपका खर्चा हो गया तो आपने उसे लायबिलिटी साइड में दिया गया। इसीलिए पूछा जाता है कि प्रोविजनिंग जो होता है किसका पोर्शन होता है, लायबिलिटी का या एसेट का? तो याद रखिएगा प्रोविजन जो होता है वो हमारा लायबिलिटीज का पोर्शन होता है, और अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे, एक होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन और एक होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, राइट। तो अभी वी विल डिस्कस इट फर्दर। अब बात करते हैं सरप्लस। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का जो बैलेंस बनता है वो कहलाता है हमारा सरप्लस। तो दोस्तों आपको उम्मीद है रिजर्व्स और सरप्लस के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो आपको तो सरप्लस जो है वो रिजर्व का पार्ट है। सरप्लस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ रिजर्व, ओके, सरप्लस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ रिजर्व। और लास्ट हम लोग बात करते हैं फंड की। फंड क्या होता है दोस्तों? फंड जब रिजर्व को इन्वेस्ट किया जाता है हाईली लिक्विड सिक्योरिटी में तो उसे रिजर्व फंड कहा जाता है। तो आपने रिजर्व को क्या किया कि हाईली लिक्विड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया, तो उसे रिजर्व फंड या फंड कहा जाता है। तो फर्दर आप रिजर्व को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है रेवेन्यू कैपिटल और एक होता है दोस्तों, एक होता है रेवेन्यू रिजर्व और एक होता है कैपिटल रिजर्व। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ रेवेन्यू रिजर्व्स और कैपिटल रिजर्व में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो दोस्तों एक पार्टिकुलर कंपनी के पर्सपेक्टिव में बात करें तो उसका साइकिल कुछ इस प्रकार से है। उसने रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, उसने कुछ भी मटेरियल बनाया, अपने मैन्युफैक्चर किया, फिर उसे सेल किया, और फिर से वो क्या करती है, वो प्रॉफिट गेन करती है, राइट। परचेज किया, सेल किया, प्रॉफिट गेन किया, प्रॉफिट के बाद उसके पास क्या आया, रिजर्व्स आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिजर्व होता है फिर से वो परचेज करेगी, सेल करेगी, फिर से प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है हमारा कहलाता है रेवेन्यू रिजर्व, जो कि एक साइक्लिक होता है, ठीक है। और एक होता है दोस्तों हमारा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कब होता है दोस्तों कि जब वो पार्टिकुलर कंपनी फिक्स एसेट बेचे, उसके पास जो फिक्स एसेट है उसको वो बेचे और तब उसे प्रॉफिट हो, तो कहलाता है हमारा कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसमें वो डिविडेंड, ये जो रेवेन्यू रिजर्व है इसमें जो उसको प्रॉफिट हुआ तो ये डिविडेंड जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है ना, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। लेकिन कैपिटल रिजर्व में जो डिविडेंड होता है वो उसका प्रीमियम होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का रेवेन्यू रिजर्व होता है और कैपिटल रिजर्व होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। तो इसके अंदर आप कैपिटल रिजर्व के अंदर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स, सब्सिडी रिजर्व्स और एमालगेमेशन रिजर्व्स, दीज आर डिफरेंट पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व्स। और दोस्तों ये दोनों रेवेन्यू रिजर्व्स और कैपिटल रिजर्व्स हमारे नेटवर्थ के पार्ट होते हैं। मैंने आपको बताया था ना नेटवर्थ किसी पार्टिकुलर कंपनी का, तो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ नेटवर्थ, ओके।
सो दोस्तों, ये हमारा पार्ट 1 है लेक्चर का। सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसका कैसे याद किया जाए। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आपको बताया, और एसेट्स एंड लायबिलिटी के क्या कंपोनेंट्स होते हैं ये हमने शॉर्ट में डिस्कशन किए। फिर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आवश्यकता क्या है ये पढ़ा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर किसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग इसके कंपोनेंट्स को डिस्कशन करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल क्या होता है। So we will continue it later. So if you want such type of lectures in videos format, either for JIB or CIB, you can get the detail by WhatsApp me on this number, and I will provide you the detail. Thank you.